नमस्कार। रमन क्लासेज के इस भाग में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने आर्टिकल के बारे में बताया कि आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं होता है। जब हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसे हम कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कि किन किन जगहों पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आज के इस भाग में हम बताएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन, क्योंकि जो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद है, जो ट्रांसलेशन है, वह अंग्रेजी का बेसिक सब्जेक्ट है, बेसिक मैटर है। तो आज हम शुरू करेंगे कि किस प्रकार से हम बेसिक मैटर के द्वारा हम ट्रांसलेशन बना सकते हैं, क्योंकि हिंदी से अंग्रेजी बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाने लगते हैं तो हम किसी भी विषय को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं या अंग्रेजी से हम हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि इसके लिए हमें पहले जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक जानकारी है, वह है कि पहले हमें नाउन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पर्सन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और वाक्य के जो 3 हिस्से होते हैं जिसे हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कहते हैं, उस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को हमें समझना होगा। तो सबसे पहला चीज़ हम बताएंगे कि किसी भी सेंटेंस में जो 3 चीज़ें होती हैं वह होता है पहले सब्जेक्ट, इसके बाद होता है वर्ब, इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कहते हैं जो काम करे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जितने भी नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो जो वाक्य के आरंभ में आते हैं वो सब्जेक्ट हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे हम वर्ब कहते हैं। तो हमेशा अंग्रेजी में पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर्ब होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लेज है, प्लेज जो है यह वर्ब है, इससे काम करने का बोध हो रहा है। अब है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहते हैं क्रिया का फल जिस पर पड़े, यानी वर्ब का फल जिस पर पड़े, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है वह किसी भी काम को निश्चित कर देता है कि किसके लिए काम हो रहा है। तो यहाँ पर क्रिकेट ऑब्जेक्ट के रूप में है और क्रिकेट नाउन है। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। इसी प्रकार से सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन भी आ सकता है या प्रोनाउन भी आ सकता है। तो जब वह सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो वह सब्जेक्ट कहलाएगा, जब वह ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो वह ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट को हमेशा वाक्य के अंत में लिखते हैं और सब्जेक्ट को हमेशा वाक्य के आरंभ में लिखते हैं। तो इससे पहले हमने पर्सन भी बताया था कि पर्सन 3 होते हैं। पर्सन की जानकारी, नंबर की जानकारी, आर्टिकल की जानकारी छात्रों के लिए बेहद आवश्यक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम किसी भी सेंटेंस को सही ढंग से नहीं लिख सकते हैं। तो पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई होता है, प्लूरल नंबर वी होता है। सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू होता है, प्लूरल नंबर यू होता है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही, सी, इट एंड एनी नेम्स, ये सभी जो हैं किसी का भी नाम हो वह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है। इसके बाद प्लूरल नंबर होता है ही, सी, इट का प्लूरल दे होता है और बॉय का प्लूरल बॉयज होगा, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स हो जाएगा। जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही रहते हैं, उनका प्लूरल नहीं होता है। अगर बॉय के बदले हम बॉयज कहेंगे तो वो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो गया। स्टार्ट। अब जैसा कि हमने बताया कि हिंदी वाक्य में और अंग्रेजी के जो वाक्य होते हैं तो हिंदी वाक्यों की बनावट होती है। हिंदी वाक्यों में सबसे पहला आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, तब ऑब्जेक्ट आता है, तब वर्ब आता है। लेकिन अंग्रेजी के वाक्यों में हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसी प्रकार से हम हिंदी और अंग्रेजी का अनुवाद करते हैं। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अंग्रेजी से जब हिंदी बनाएंगे तो पहले कर्ता को लिखेंगे, फिर कर्म को लिखेंगे, तब क्रिया को लिखेंगे, तब सहायक क्रिया होगी। लेकिन अंग्रेजी के वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा,
तब वर्ब होगा, तब ऑब्जेक्ट होगा, यानी सबसे पहले कर्ता होगा, तब क्रिया होगी, तब कर्म होगा। यह चीज़ हमने पहले ही बता दिया है। अब है पर्सन भी हमने बता दिया कि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और प्रत्येक पर्सन में 2 नंबर होते हैं। इस बात की जानकारी छात्रों को ध्यान में रखना होगा। इसके बाद है आर्टिकल को ध्यान में रखना होगा। तो अब सबसे पहला है कि अब हम बताएंगे कि बेसिक जो ट्रांसलेशन है, तो बेसिक ट्रांसलेशन में हम सबसे पहले किस चीज़ को जानते हैं। तो सबसे पहला आता है दिस या दैट प्लस इज प्लस नाउन। अब है कि दिस का मीनिंग यह होता है, दैट का मीनिंग वह होता है। तो दिस और दैट के साथ हम हमेशा इज का प्रयोग करते हैं, और जब दिस और दैट आते हैं और इज आता है, इसके बाद जो नाउन होगा वह सिंगुलर नंबर में होगा। यदि सिंगुलर नंबर में नाउन रहेगा तो हम पहले ही बता चुके हैं आर्टिकल के माध्यम से कि उसके साथ हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, और यदि अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो हम ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यह एक गाय है और यह गाय है। यहाँ पर दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही हो रहा है, इसलिए दोनों का यहाँ पर ट्रांसलेशन हो जाएगा दिस इज ए काउ। यहाँ पर काउ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और काउ में सी का जो उच्चारण हो रहा है वह कॉन्सोनेंट जैसा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए लग गया। इसी जगह पे यदि यह रहता कि यह पानी है, यह पानी है, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज वाटर, दिस इज वाटर। वाटर यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी गिनती नहीं होगी, इसका प्लूरल भी नहीं होगा, इस कारण से यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। यदि हमको इसका निगेटिव बनाने का होगा तो हम इज के बाद नोट लगा देंगे और कुछ भी नहीं करना है। जैसे यह एक गाय नहीं है या यह गाय नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज नॉट ए काउ। यदि यहाँ पर वह रहता तो वह के बदले हम दिस के बदले हम यहाँ पर दैट का प्रयोग करते। जैसे है वह एक कुत्ता है तो दैट इज ए डॉग हो गया, वह पानी है तो दैट इज वाटर हो गया। इसी प्रकार से यदि हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका बनाना पड़ेगा, जैसे वाक्य के आरंभ में क्या रहेगा, तो हम क्या करेंगे कि इज को वाक्य के आरंभ में लिखेंगे और दिस को इसके बाद लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं क्या यह एक गाय है, क्या यह एक गाय है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि दिस को बाद में लिखेंगे, दिस के साथ इज लगता है तो पहले हम इज का प्रयोग करेंगे, इज दिस ए काउ। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो जब भी क्या रहेगा यानी इंट्रोगेटिव रहेगा तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम वाक्य के आरंभ में लिख देंगे और इसके बाद दिस या दैट का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद आएगा दीज या दोज। दीज मीन्स होता है ये सब। अब है दीज या दोज। दीज मीन्स होता है ये सब, दोज मीन्स होता है वे सब। किसी वस्तु को जब वह बहुवचन में होता है तो निकटता या दूरी सूचक शब्दों के लिए हम दीज या दोज का प्रयोग करते हैं। तो निकट की वस्तुओं के लिए यदि वह बहुवचन में है तो उसके साथ हम दीज का प्रयोग करेंगे। यदि उससे दूर का बोध होता है तो इसके लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे। और जब दीज और दोज आते हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। आर जो है यह प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है और जब ये आएंगे तो जो काउंटेबल नाउन है वह प्लूरल नंबर में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है ये सब वे सब कुत्ते हैं तो दोज आर डॉग्स। जब काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर में आता है तब हम उसके पहले ए आई एन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार से यदि इसका हमें निगेटिव बनाने का होगा तो हम आर के बाद नोट लगा देंगे। जैसे वे सब कुत्ते नहीं हैं
तो दोज आर नॉट डॉग्स। काउंटेबल नाउन यदि रहेगा और वह उसमें यदि नहीं रहेगा तो काउंटेबल नाउन में हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन में नहीं के लिए नो का प्रयोग करते हैं। अब है कि क्या वे सब कुत्ते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आर जो है, आर को हम दोज के स्थान पर रखेंगे और दोज को आर के स्थान पर रखेंगे और डॉग्स जहाँ रहेगा वहीं रहेगा। जैसे क्या वे सब कुत्ते हैं, क्या वे सब कुत्ते हैं, आर दोज डॉग्स। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि डॉग्स जो है यह प्लूरल नंबर में है, इस कारण से यहाँ पर ए आई एन का प्रयोग नहीं हुआ। तो दीज और दोज के बाद आर का प्रयोग होता है और अगर काउंटेबल नाउन है तो वह प्लूरल नंबर में आ जाता है। निगेटिव बनाएंगे तो आर के बाद नोट लगा देंगे। इसके बाद आता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव। तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, यानी यदि आई आएगा तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। ही सी इट राम बॉय गर्ल, इसके साथ यानी थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर होगा इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे और बाकी जितने भी पर्सन हैं, जितने भी नंबर हैं उनके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। यानी वी के साथ आर का प्रयोग होगा, यू के साथ आर का प्रयोग होगा, दे के साथ आर का प्रयोग होगा, बॉयज के साथ आर लगा, यानी थर्ड पर्सन का जो प्लूरल नंबर होगा उनके साथ आर का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। जैसे वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, इसमें वह सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर हम वह के लिए ही का ही प्रयोग करेंगे या सी का प्रयोग करेंगे, इस जगह पर हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वह ईमानदार है तो ही इज ऑनेस्ट। यदि इसका हमें निगेटिव बनाना होगा तो हम इज एम आर के बाद सिर्फ नोट लगा देंगे, बन जाएगा। जैसे वह ईमानदार नहीं है तो ही इज नॉट ऑनेस्ट। अगर क्या रहेगा वाक्य के आरंभ में तो हम इज को ही के स्थान पर रखेंगे, या यदि एम है तो एम को वाक्य के आरंभ में रखेंगे, यदि आर है तो आर को हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। तो जैसे क्या वह ईमानदार है तो इज ही ऑनेस्ट। नहीं रहने पर हम इज एम आर के बाद नोट लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अब आता है कि यदि था थे थी इसमें रहे तो इसमें हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस एडजेक्टिव। अब जैसे है वह दयालु था, वह दयालु था, ही वाज काइंड, ही वाज काइंड। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर होता है उसके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। बाकी जितने भी पर्सन आएंगे उनके साथ वेयर का प्रयोग होगा। आई के साथ वाज लगेगा। ही सी इट राम बॉय गर्ल एंड एनी नेम्स, उनके साथ वाज का प्रयोग होगा। बाकी वी यू दे बॉयज गर्ल्स ये सब के साथ वेयर का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार से इसमें जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जैसे वह दयालु नहीं था, तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी वाज या वेयर के बाद नोट लगा देंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आने पर वाज या वेयर को सब्जेक्ट के अनुसार हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे। जैसे क्या वह दयालु था तो वाज ही काइंड।